यस बेटा। हम लोगों ने कल गिल्लू पाठ पढ़ा था संचयन पुस्तक में से। कोई बताएगा मुझे पाठ में हमने क्या पढ़ा था? कोई भी आप में से क्या पढ़ा हमने पाठ में? रेज योर हैंड्स। हाथ खड़ा करो बेटे। ईवा बताएंगी? हाथ खड़ा करें बेटा। बहुत दिन हो गए, पार्टिसिपेशन नहीं हो रही। हाँ जी ईवा बताइए बेटे। गिल्लू पाठ में हमने ये पढ़ा कि ये पाठ महादेवी वर्मा जी का लिखा हुआ है। इस पाठ में उन्होंने बताया है कि वो एक गिल्लू का बच्चा जिसे कौवे ने किसका चोंच बच्चा? मारकर घायल कर दिया। किसका बच्चा? मैम गिलहरी का बच्चा। गिलहरी का बच्चा। यस। मैम उस कौवे ने चोंच मारकर घायल कर दिया था और लेखिका उसे अपने घर ले आई और उसकी काफी देखभाल की। 2-3 दिन बाद जब गिलहरी के बच्चे को होश आया तो वो ठीक हुआ और उसका नाम लेखिका ने गिल्लू रख दिया। मैम फिर उस दिन से गिल्लू को लेखिका से बहुत लगाव तो पड़ा। फिर लेखिका ने सोचा कि वह उसे मुक्त आजाद कर दे, तो वह थोड़े दिन उसे आजाद कर दिया था। और वह जब लेखिका कॉलेज से वापस आती तो वह गिल्लू उसके पास आकर बैठ जाता। थैंक एक यू दिन ईवा। लेखिका का थैंक यू सो मच बेटे। वत्सल रेज योर हैंड। आपने पहले हाथ खड़ा किया था वत्सल। रेज योर हैंड बेटा। वत्सल हाँ जी बेटा। यस मैम। बोलिए। मैम वो ये कविता के बताने ना, कौन सी कविता? मतलब ये गिल्लू पाठ का बताने ना। हाँ गिल्लू पाठ, उसके आगे क्या हुआ था? मेरे को बताओ कि कहाँ पर थी वहाँ वो क्वेश्चन दिया था एक मिनट। गिल्लू पाठ में हमने अभी तक ये पढ़ा, ईवा ने हमें बताया कि गिल्लू की रक्षा की गई थी। उसके बाद गिल्लू ने लेखिका के साथ बहुत ही प्रेम पूर्वक व्यवहार किया। उसके पर्दे पर चढ़ जाता था, पर्दे से नीचे उतर आता था जब भी लेखिका कॉलेज से आती थी। उसके बाद क्या होता था? आप मैम यही जब भी बताना। लेखिका कॉलेज से वापस आती थी तब गिल्लू उसके सर से पैर तक ऊपर नीचे आता रहता था। ओके और जब भी वह लेखिका खाना और बेटा, जब एक तो वो ना लेखिका वह का दर शब्द का दरवाजा प्रयोग हमने अनावश्यक रूप से नहीं करना। वह गिल्लू, वह लेखिका, वह शब्द का प्रयोग हर जगह नहीं करना हमने। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ओके। ओके मैम। हाँ जी। मैम लेखिका के जब लेखिका खाना खाती थी तो वह कोई उसकी प्लेट से खाना नहीं खाता था सिवाय गिल्लू के। वह काजू उठा के खाना शुरू हो जाता था और वह काजू गिल्लू का फिर वह मनपसंद काजू, खाने का वह काजू नहीं, काजू गिल्लू का प्रिय खाद्य था। आगे। काजू गिल्लू का प्रिय खाद्य था। वह एक दिन लेखिका का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर वह एक दिन लेखिका का एक्सीडेंट। एक दिन, वह शब्द हमने ऐसे प्रयोग नहीं करना हर जगह। ओके। एक दिन लेखिका का एक्सीडेंट हो जाता है तो वह नहीं बोलना। एक दिन लेखिका का एक्सीडेंट हो जाता है। घर के सारे लोग गिल्लू को काजू देते हैं खाने के लिए। वह काजू तो ले लेता था लेकिन खाता नहीं था। वह अपने जो घर है उसमें रखता था घोंसले में। लेखिका घोंसले में रखता था। जब लेखिका ठीक होकर वापस घर आती है और जब वह उसके घोंसले की सफाई करती है तो उसे
बहुत सारे काजू मिलते हैं, जिससे पता लगता है कि गिल्लू उससे बहुत प्यार करता है और वो उसके अलावा किसी के हाथों से काजू नहीं खाता। थैंक यू वत्सल, लेकिन गुड। एनीबडी एल्स, रेज योर हैंड्स। इसके आगे कौन बताएगा? रेज योर हैंड्स। नो वन। तनिष्क, रेज योर हैंड। हाँ जी तनिष्क। मैम आपने मेरी वीडियो शायद वेट वेट, हाँ जी। यस मैम। जैसे हमें पता है कि गिलहरी की उम्र 2 वर्ष से ज्यादा नहीं होती, तो अब उसकी मर्यादित मतलब अपवाद, गिल्लू इनमें अपवाद था। गिल्लू भी 2 साल का हो गया था। मैम जब उसकी मृत्यु होने वाली थी, तो जो लेखिका है उस मृत्यु होने पर उसने जो पीली कली का उसके नीचे दफनाया। कौन सी कली? क्या नाम है उसका? मैम सोनजूही। सोनजूही, यस, सोनजूही। सोनजूही में दफनाया। तो जब वो मरने वाली थी, गिल्लू मरने वाला था, तब उसके पंजे इतने ठंडे हो गए थे कि लेखिका ने रात में जाकर हीटर चलाया। ओके। और इतनी कोशिश करने के बाद भी लेखिका गिल्लू को बचा नहीं पाई और उसकी मृत्यु हो गई। ओके, तो थैंक यू तनिष्क, थैंक यू। यस अपरन। मैम जैसे कि हम जानते हैं कि गिलहरी 2 वर्ष से अधिक जीवन नहीं जी पाती, तो गिल्लू भी अब 2 साल का हो गया था और उसका शरीर एक दिन बहुत ज्यादा ठंडा हो गया था, जिसको देख के महादेवी वर्मा बहुत ज्यादा घबरा भी गई थी। उसने हीटर ऑन कर दिया था ताकि उसका शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाए, तापमान तापमान बढ़ जाए और उसके पंजे भी ठंडे हो गए थे। फिर एक दिन वो उसकी मृत्यु हो गई। उसे सोनजूही के पेड़ के अंदर ही के नीचे दफना दिया था, जहाँ पे उसे पहली बार मिला भी था। उसके बाद बहुत सारी गिलहरियां उसकी खिड़की के बाहर आती, उसका झूला सब कुछ उन्होंने संभाल कर रख दिया था। बहुत सारी गिलहरियां आती थी, बाहर घूमती थी, जिसे देख के उसे महादेवी वर्मा को गिल्लू की याद आ जाती थी। जब भी सोनजूही के पेड़ पर फूल खिलते थे तो महादेवी वर्मा को फिर हमेशा गिल्लू की याद आती थी और उसे लगता था कि इन कलियों के रूप में ही गिल्लू कहीं ना कहीं वापस आ जाएगा। वेरी गुड एवरीबडी, सबने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। जिन लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया है, प्लीज़ वो पैसिव लर्नर्स ना बने और हमेशा पार्टिसिपेट किया करें बेटा। ओके, चलो इसके क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, सोनजूही में लगी पीली कली को देखकर लेखिका के मन में कौन से विचार उमड़ने लगे? सोनजूही में लगी पीली कली को देखकर लेखिका के मन में क्या विचार आते थे? हाँ जी हरमीत। सोनजूही में लगी पीली कली को देखकर लेखिका के मन में ये विचार आया कि गिल्लू सोनजूही के पास की मिट्टी में दबाया गया था, इसलिए अब वह मिट्टी में विलीन हो गया और उसे चमकाने के लिए सोनजूही के पीले फूल के रूप में फूटता आया। ओके, कोई और बताएगा? एनीबडी एल्स? हाँ जी पनिका, बताइए बेटा।
सोनजूही में लगी पीली कली को देखकर लेखिका के मन में उस छोटे से जीव को लेखिका को उस छोटे से जीव की याद आ गई जिसे वे गिल्लू कहती थी। और उसे यह भी याद आ गई कि गिल्लू इसी बेल की हरियाली में छुपकर, उसे यह लग रहा था कि गिल्लू कहीं इसी ही बेल की हरियाली में छुपकर बैठा रहता होगा। ओके, एनीबडी एल्स? हाँ जी अर्शप्रीत। सोनजूही में लगी पीली कली को देखकर लेखिका को उस छोटे से जीव का स्मरण हो आया जो उसे लता की टब में हरियाली में छिपकर बैठता था और फिर लेखिका के निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर उसे चौंका देता था। तब लेखिका को कली की खोज रहती थी, पर आज उसे लघु प्राण की खोज है। लेखिका को यह भी याद आता है कि गिल्लू को भी यहीं दफनाया गया था और उससे भी यहीं दफनाया गया था और वह मिट्टी में विलीन हो गया होगा। ओके, लेखिका को सोनकली की जूही के खिलने पर गिल्लू की याद आ जाती है। उसे याद आता है कि किस प्रकार से गिल्लू जूही के वृक्ष के पास खेला करता था और उसे उसमें दफनाया गया था। लेखिका को ऐसा विचार आता है कि गिल्लू अभी भी शायद कहीं किसी कली के रूप में उसके पास पहुंच जाएगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पाठ के आधार पर कौवे को एक समादित और अनादित प्राणी क्यों कहा गया है? कौवे को समादित और अनादित प्राणी क्यों कहा गया है? रेज योर हैंड्स बेटा। सनादरित और अनादरित। यस वत्सल। वत्सल बताइए बेटे। हाँ जी तनेश। इसका आंसर नहीं आता। ओके फाइन, तनेश। यस मैम। हाँ जी। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि पितर पक्ष के समय हमारे पूर्वज कौवे के भेष में आते हैं। कौवे नहीं, कौवे। है कि जब कौवा काव करता है तो इसका मतलब होता है कि घर में कोई मेहमान आने वाला है। लेकिन दूसरी ओर कौवे के काव करने को अशुभ भी माना जाता है। इसलिए कौवे को एक साथ समादृत और अनादृत प्राणी कहा गया है। ओके, कौवा एक ऐसा प्राणी है जो कि बहुत ही विचित्र है, अनोखा प्राणी है। कभी इसका आदर किया जाता है, कभी इसका अनादर किया जाता है। हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि श्राद्ध के समय कौवे को भोजन खिलाना अर्थात अपने पूर्वजों को भोजन खिलाने के समान है। और दूसरी ओर जब इसकी कर्कश ध्वनि कानों में सुनाई देती है तो ये किसी को भी अच्छी नहीं लगती है, इसलिए इसे समादरित और अनादरित प्राणी कहा गया है। ओके, गिलहरी के घायल बच्चे का उपचार किस प्रकार किया गया? बाकी लोग भी हाथ खड़ा करो प्लीज। हरमीत, आरुष रेज योर हैंड। गगनदीप, नवनूर, गुरजाप, लक्ष्य, कीर्तिमा, रुद्र, अर्पिता, रिद्धिका, कितने लोग क्लास में हैं? ब्रिजेश, आर्यन, प्लीज रेज योर हैंड्स। हाँ जी आरुष बताइए। आरुष बताइए बेटा इसका आंसर। गिलहरी के घायल बच्चे का उपचार किस प्रकार किया गया? यस पनिका। यस मैम। गिलहरी का बच्चा घायल था और वह नवजात होने के कारण वह अपना आहार ग्रहण करने में भी समर्थ नहीं था। लेखिका ने रुई के एक पतली सी बत्ती
लेकिन दूध उसके मुंह तक ही जा सकता था। उसने कई घंटे उपचार के बाद उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। लगभग 3 दिन होते होते वह कुछ ठीक हुआ और उसने अपने पंजे से लेखिका की शुरू कर दिया। इस प्रकार काफी प्रयास करके उसने उसे आरुष अपनी सेटिंग्स चेक करिए प्लीज बेटा। मेरी तरफ से कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है बेटे, आप अपनी सेटिंग्स चेक करिए प्लीज। ओके ओके। क्वेश्चन इज, गिलहरी के घायल बच्चे का उपचार किस प्रकार किया गया? गिलहरी के बच्चे को कौवे के दांत लगे थे और वह घायल हो चुका था। लेखिका उसे उठाकर अपने कमरे में ले आई, उसकी मरहम पट्टी की और रुई की बत्ती बनाकर उससे दूध पिलाने की उसे कोशिश की गई, लेकिन 2 बूंद दूध भी उसके मुंह में ना जा सका। वह बेहोश सा पड़ा रहा या निश्चेष्ट सा पड़ा रहा। लगभग 3 दिन तक लेखिका उसकी देखभाल करती रही और 3 दिन बाद वह कुछ भी पीने के लायक हुआ और 1 बूंद पानी उसके मुंह में टपकाया जा सका। ठीक है, इस प्रकार लेखिका ने उसकी देखभाल की। नेक्स्ट इज, लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था? हाँ जी हरमीत। गिल्लू लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए सर से पर्दे के ऊपर चढ़ जाता और तेजी से नीचे उतर आता। वह तब तक ऐसा लगातार करते रहता जब तक कि माँ देवी उठकर उसे लिफाफे में बंद ना कर दे। ओके। गिल्लू लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए उसके पास लगे हुए पर्दे पर सर से चढ़ जाता और कभी नीचे उतर आता। बार बार वह क्रम दोहराता रहता जब तक लेखिका उसे पकड़ ना लेती। ओके। निश्चेष्ट का मतलब होता है बेहोश, बेहोशी की अवस्था में। ओके। नेक्स्ट इज, गिल्लू को मुक्त करने की आवश्यकता क्यों समझी गई और उसके लिए लेखिका ने क्या उपाय किया? हाँ जी अपरन। दूसरी गिलहरियों को देखकर लेखिका को ये प्रतीत हुआ कि गिल्लू को भी आजाद कर देना चाहिए। उसने खिड़की खोलकर गिल्लू को भी आजाद कर दिया। ओके। हाँ जी पनिका। गिल्लू को करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि वह उसका पहला पसंद था और बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक-चिक करते हुए कुछ कुछ कहने लगती थी और उस समय गिल्लू जाली के पास आकर बैठ जाता था और उन्हें निहारता रहता था। तब लेखिका को लगा कि अब गिल्लू को मुक्त कर देना चाहिए। वह अपने साथियों से मिलना चाहता है। लेखिका ने उसे मुक्त करने के लिए जाली का कोना खोल दिया ताकि वह उस मार्ग से गिल्लू उसके पास आ जा सके। ओके गुड। गिल्लू का पहला बसंत था और इस समय में बाकी गिलहरियां गिल्लू के जाली घर के पास, गिल्लू के घर के पास आकर चिक चिक की आवाजें करती थी। गिल्लू उन्हें देखता रहता था। लेखिका को ऐसा महसूस हुआ कि गिल्लू उनके पास जाना चाहता है और उनके साथ शायद खेलना चाहता है, इसलिए गिल्लू को आजाद कर दिया गया। गिल्लू किन अर्थों में परिचारिका की भूमिका निभा रहा था? परिचारिका मतलब सेविका, मेड जिसको आप कह सकते हैं, सेविका। किन अर्थों में परिचारिका की भूमिका निभा रहा था? यस रमनीक। यस मैम। लेखिका एक मोटर दुर्घटना में आहत हो गई थी। अस्वस्थता की दशा में उसे कुछ समय बिस्तर पर रहना पड़ता था। लेखिका की ऐसी हालत देख गिल्लू परिचारिका की तरह उसके सिरहाने तकिए पर बैठा रहता और अपने नन्हे नन्हे पंजों से उसका सिर
और बालों को इस तरह चलाता मानो वो कोई परिचारिका हो। वेरी गुड। नेक्स्ट इज, गिल्लू की किन चेष्टाओं से यह आभास मिलने लगा कि अब उसका अंत समय समीप है? यस अर्शप्रीत। गिल्लू ने दिन भर गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने कुछ न खाया न बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर लेखिका के बिस्तर पर चला गया और ठंडे पंजों से उसकी उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था। वेरी गुड। पेज नंबर 6 पे दिया हुआ है सेकंड पैराग्राफ। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, इसलिए गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया था। दिन भर उसने कुछ नहीं खाया था और ना ही बाहर गया था। रात में वह अपने झूले से उतरकर लेखिका के बिस्तर पर आ गया और ठंडे पंजों से उसने उसकी उंगलियां पकड़ ली और हाथ से चिपक गया। ऐसा आभास होता था जैसे बचपन में उसने उसका हाथ पकड़ा था और अब वह अपने मरणासन पर था या वह मृत्यु को प्राप्त करने वाला था। प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया का आशय स्पष्ट करें। यस हरमीत। जैसे ही सवेरा हुआ गिल्लू इस जीवन को छोड़कर अगले किसी जीवन में जन्म लेने के लिए चला गया। आशय ये है कि सुबह होते ही उसकी मृत्यु हो गई। ओके। प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। इस कथन का अर्थ यह है कि जैसे ही सुबह हुई और पहली किरण निकली वैसे ही गिल्लू की मृत्यु हो गई और वह इस जीवन को छोड़कर किसी और जीवन में चला गया। सोन जूही की लता के नीचे बनी गिल्लू की समाधि से लेखिका के मन में किस विश्वास का जन्म होता है? हाँ जी पानिका। जूही की लता के नीचे बनी गिल्लू की समाधि से लेखिका के मन में लेखिका को यह विश्वास का जन्म होता है कि एक दिन गिल्लू जूही के छोटे से पत्ते के रूप में अवश्य खिलेगा और वह फिर से उसे अपने आसपास अनुभव कर पाएगी। यह विश्वास उसे संतोष देता रहता था। ओके, एनीबडी एल्स? हाँ जी अर्शप्रीत। बोलिए बेटा। हाँ जी रमनीक। यस मैम। सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि बनी थी। इससे लेखिका के मन में यह विश्वास आ गया कि एक ना एक दिन यह गिल्लू इसी सोन जूही की बेल पर पीले चटक फूल के रूप में जन्म ले लेगा। ओके, लेखिका को यह विश्वास था कि एक दिन गिल्लू इसी सोन जूही के वृक्ष पर एक पीले फूल के रूप में जन्म ले लेगा। यह विश्वास उसके मन में घर कर गया था। राइट? किसी को इसमें कोई डाउट? एनी डाउट? नो। आप लोग अपनी नोटबुक में इसके फर्स्ट 3 क्वेश्चंस लिखेंगे। ओके, फर्स्ट 3 क्वेश्चंस। आपको ये बात मैंने पहले भी बताई हुई है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो हमने कॉपी में लिखा है उसी में से आए या जो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उसी में से आए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए आपको हर बार मैं बार बार चैप्टर्स रिवाइज करवाती हूँ कि कहीं से कुछ भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। ओके, और आपको ये भी पता है कि आपको सीन अनसीन पैसेजेस भी आते हैं और आप लोगों को हर चैप्टर के
लेखक का नाम भी पता होना चाहिए। कविता के कवि का नाम तो पता है, चैप्टर के लेखक का नाम भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है बेटा, इज इट क्लियर एवरीबडी? किसी को यहां तक कोई डाउट? इस चैप्टर में कोई डाउट किसी को तो पूछ लीजिए। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो? आर्यन ऐसा नहीं है, आपको डीप रीडिंग करनी है, उसकी थॉरो रीडिंग करनी है। क्वेश्चंस के आंसर्स भी आपको बनाने आने चाहिए, लिखने आने चाहिए। कल आपको मैंने ओपन एंडेड क्वेश्चंस भी बताए थे कि ओपन एंडेड क्वेश्चंस कैसे होते हैं और किस तरह के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। जैसे आशय स्पष्ट करो है, किसी में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आशय स्पष्ट करो, कोई भी लाइन दी हो सकती है। हमने दुख का अधिकार में से भी किया था, आशय स्पष्ट करो। ठीक है, और हमने रहीम में से भी आशय स्पष्ट करो किया है, रहदास में से भी किया है। आपको हर चैप्टर, हर चीज बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ओके बेटा, एनी अदर डाउट? ओके।